जब उस लड़की के शरीर से एक एक कर सब कुछ हटाया जा रहा था, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। वह लड़की अब भी जंगल के बीच से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। ठीक उसी समय तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई और फिर उसे देखा गया कि वह नदी में छलांग लगा देती है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। उस दिन उस लड़की के साथ क्या हुआ था और फिर उस आदमी का सिर इलेक्ट्रिक हीटर में क्यों डाला जा रहा है। हेलो एंड वेलकम टू फिल्म एक्स स्टोरी। चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। एक जबरदस्त सर्वाइवल रिवेंज मूवी फिल्म एक्स स्टोरी प्रेजेंट्स द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट। फिल्म की शुरुआत होती है एक परिवार को दिखाकर। जॉन एक अच्छा डॉक्टर है, उसकी पत्नी का नाम है एमा और उनकी बेटी का नाम है मैरी। मैरी एक बहुत ही अच्छी तैराक थी। वे छुट्टियां मनाने शहर से दूर एक सुनसान जगह पर स्थित अपने गेस्ट हाउस में आते हैं। यहां आने के बाद मैरी अपनी पुरानी दोस्त पेज से मिलने जाती है। पेज एक दुकान में कैशियर के रूप में काम करती थी। मैरी और पेज बहुत दिनों बाद मिल रही थीं। उसी समय पेज की दुकान में एक ग्राहक आता है, एक कम उम्र का लड़का जिसका नाम है जस्टिन। जस्टिन सिगरेट का पैकेट मांगता है और यहीं से पूरी घटना की शुरुआत होती है। जस्टिन के पास उम्र का कोई पहचान पत्र नहीं था, इसलिए पेज उसे सिगरेट देने से मना कर देती है। पश्चिमी देशों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट बेचना गैर कानूनी है। जस्टिन पेज से कहता है, अगर तुम मुझे सिगरेट का पैकेट दे दो तो मैं तुम्हें हमारे होटल रूम में ले चलूंगा, जहां मेरे पास नशा और धूम्रपान करने की ऐसी चीजें हैं जो कहीं और नहीं मिलती। पेज खुद एक भारी नशे की आदी थी और वह मैरी को साथ लेकर कार में बैठकर जस्टिन के बताए हुए स्थान पर पहुंच जाती है। जस्टिन और पेज पहले नशा करते हैं और काफी देर बाद मैरी भी उनके साथ शामिल हो जाती है। उस रात मैरी अपनी मां को फोन कर बताती है कि वह आज की रात अपनी पुरानी दोस्त पेज के साथ बिताना चाहती है। लेकिन मैरी की मां एमा किसी भी हाल में नहीं मानती कि उनकी बेटी रात को बाहर रहे, क्योंकि मैरी अभी भी सिर्फ 17 साल की छोटी उम्र। लेकिन फोन पर उनकी बातचीत पूरी होने के AGI नेटवर्क की समस्या के कारण कॉल कट जाती है। उसी समय देखा जाता है कि उस इलाके में एक बड़ा तूफान आने जैसा माहौल बन रहा है। होटल के उस कमरे में जस्टिन, मैरी और पेज तीनों साथ में समय बिता रहे थे। लेकिन अचानक पता चलता है कि जस्टिन वहां अकेला नहीं है। जस्टिन के परिवार के कुछ सदस्य भी वहां मौजूद थे। जस्टिन का पिता, जिसका नाम है क्रुग, उसका चाचा फ्रांसिस और उसके पिता की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था सैडी। यहां यह बताना जरूरी है कि जस्टिन की मां कई साल पहले ही मर चुकी थी। जस्टिन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अचानक उसके परिवार वाले इस समय वहां आ जाएंगे। क्रुग यानी जस्टिन का पिता जब यह सब देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जस्टिन ने 2 अनजान लड़कियों को कमरे में लाकर घुसा दिया था। यहां पर दिखाया जाता है कि जस्टिन के परिवार के लोग देखने में तो आम इंसान जैसे लगते हैं, लेकिन असल में वे सभी अपराधी थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बड़ा अपराध किया था और अब वे उस अपराध से भागकर छिपे हुए हैं। पुलिस उन्हें खोज रही है और हर अखबार में उनके फोटो छपे हुए हैं। इसलिए वे लोग दिन का ज्यादातर समय होटल के कमरे में छिपकर बिताते हैं। जस्टिन ही उनके परिवार का एकमात्र निर्दोष सदस्य था, इसलिए जरूरी सामान लाने और खाने पीने का इंतजाम करने के लिए वे लोग सिर्फ उसी का इस्तेमाल करते थे। जब क्रुग और फ्रांसिस देखते हैं कि जस्टिन 2 अनजान लड़कियों को अपने साथ कमरे में ले आया है, तो उन्हें शक हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये दोनों लड़कियां अगर किसी अखबार में उनकी तस्वीरें देख लेंगी तो बाहर जाकर पुलिस को बता सकती हैं कि वे लोग इस होटल में छिपे हुए हैं। इसी वजह से वे पेज और मैरी को किडनैप कर लेते हैं। मैरी और पेज बहुत डर जाती है और बार बार उनसे कहती हैं, हमें जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उनके लिए इससे भी बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। अगर क्रूग उनकी बात नहीं मानता तो मैरी और पेज कई बार भागने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी तरह वे वहां से निकल नहीं पाती। क्रूग समझ जाता है कि अब यह जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे मैरी की ही गाड़ी में उसे किडनैप कर शहर छोड़ने के लिए निकलते हैं। रास्ते में फ्रांसिस को बार बार पेज के शरीर को छूते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वे दोनों लड़कियां पूरी तरह से बेबस थीं, इसीलिए उन्हें सब कुछ सहना पड़ता है। वे हाईवे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ता 2 हिस्सों में बंट जाता है, दाईं ओर और बाईं ओर। क्रूग तय नहीं कर पाता कि किस दिशा में जाना चाहिए। तभी मैरी मौका देखकर उन्हें गलत रास्ता बताती है, क्योंकि उस रास्ते पर आगे उनके गेस्ट हाउस का इलाका पड़ता है। जैसे ही मैरी अपने कॉटेज की गली को पहचानती है,
वह अचानक चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश करती है। गाड़ी के अंदर धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। इसी संघर्ष में क्रुग गाड़ी का बैलेंस खो बैठता है और गाड़ी पास के जंगल में जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। सभी लोग काफी हद तक घायल हो जाते हैं, लेकिन मैरी फिर भी भागने की कोशिश करती है। सैडी और फ्रांसिस पेज को गाड़ी से घसीटकर बाहर निकालते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। सैडी जब मैरी पर हमला करने जाती है तो पेज पास से एक पेड़ की टहनी उठाकर सैडी के पेट में मारती है। इससे सैडी पीछे हट जाती है और मैरी और पेज को भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन भागने से पहले क्रुग मैरी को पकड़ लेता है। सैडी और फ्रांसिस पेज का पीछा करते हैं। पेज भागते भागते जंगल में घुस जाती है, लेकिन अचानक गिरकर उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर भी वह हार नहीं मानती। उसे दूर एक फैक्ट्री दिखाई देती है और वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन फैक्ट्री की मशीनों की तेज आवाज के कारण उसकी चीखें कोई नहीं सुन पाता। कुछ देर बाद सैडी और फ्रांसिस उसे पकड़कर फिर जंगल में खींच ले जाते हैं। वे उसे वापस लाकर रस्सी से बांधकर जमीन पर पटक देते हैं। इसके बाद क्रुग अपने बेटे जस्टिन से कहता है, अब तुम्हारे मर्द बनने का समय आ गया है, जाओ जो करना है करो। और वह जबरदस्ती जस्टिन से मैरी के शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने के लिए मजबूर करता है। जस्टिन खुद भी बेबस होता है। मैरी किसी भी तरह से उनके चंगुल से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन वे सभी मिलकर उसे जबरदस्ती पकड़कर रखते हैं। उधर पेज को दिखाया जाता है, क्योंकि वह मैरी की दोस्त थी इसलिए, लेकिन कैद में रहते हुए भी मैरी क्रुग को भयानक गालियां दे रही थी। क्रुग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पेज को बार बार चाकू मारकर हत्या कर देता है। मैरी लाचार होकर अपनी दोस्त की हत्या को अपनी आंखों के सामने देखती है और पेज की लाश को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं होता। क्रुग बहुत गुस्से में मैरी को जमीन पर पटक देता है और जबरदस्ती उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वह सबके सामने मैरी के साथ बलात्कार करता है। मैरी खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है और बार बार जस्टिन से मदद की भीख मांगती है। जस्टिन मन से उसे बचाना चाहता है, लेकिन वह खुद भी बेबस होता है। एक बार जब जस्टिन मदद करने की कोशिश करता है तो फ्रांसिस उसे रोक देता है। बलात्कार के दौरान क्रुग मैरी की गले की चेन भी निकाल देता है, जिसे जस्टिन छिपाकर अपने पास रख लेता है। इस बर्बर अत्याचार के बाद मैरी किसी तरह अपने शरीर की बची खुची ताकत का इस्तेमाल करके वहां से भागने लगती है और जंगल की ओर दौड़ जाती है। मैरी जानती थी कि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वह ज्यादा दूर तक दौड़ सके और क्रुग और उसके साथी उसे फिर से पकड़ लेंगे। इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए वह पास की एक नदी में कूद जाती है, क्योंकि वह एक बहुत अच्छी तैराक थी। इस तरह वह तैरकर वहां से बच निकलने की कोशिश करती है, लेकिन क्रुग पीछे से उस पर गोली चलाता है और कई बार कोशिश करने के बाद दुर्भाग्यवश एक गोली मैरी की पीठ में लग जाती है। वह बेहोश होकर पानी में बहने लगती है। इसी बीच जंगल में जबरदस्त तूफान और बारिश शुरू हो जाती है, जिससे क्रुग, फ्रांसिस, सैडी और जस्टिन को कहीं शरण नहीं मिलती। मजबूरी में वे पास के एक घर में शरण लेने का फैसला करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि वह घर असल में मैरी का गेस्ट हाउस होता है, यानी वे लोग अनजाने में उसी घर में आ जाते हैं जहां मैरी के माता पिता रहते हैं, जिनकी बेटी के साथ उन्होंने इतनी अमानवीयता की थी। इतनी रात में जब जोरदार तूफान और बारिश हो रही थी, मैरी के माँ बाप इन अजनबियों को देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि वे लोग कहां से आ रहे हैं। वे झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया था और वे मजबूरी में इस घर में शरण लेने आए हैं, क्योंकि इस तूफानी रात में उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जॉन, जो कि एक अच्छे डॉक्टर थे, उन्हें अपने घर में रहने देते हैं और फ्रांसिस का इलाज भी कर देते हैं। एमा सभी को गर्म कॉफी देती है और कहती है, लगता है आज रात यह तूफान थमेगा नहीं। आप लोग ऐसा कीजिए, हमारे आउट हाउस में रात बिता लीजिए। जब जस्टिन कॉफी पीने के बाद अपना कप किचन में रखने जाता है, तब वह मैरी की तस्वीर देखता है, जैसे उसके सिर के ऊपर बिजली सी गिरती है। वह समझ जाता है कि जॉन और एमा और कोई नहीं बल्कि मैरी के माँ बाप हैं। जस्टिन कुछ समझ नहीं पाता कि अब वह क्या करे। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिसके साथ इतना बर्बर बलात्कार हुआ, वह लड़की इन्हीं लोगों की बेटी है। और वह तो यह भी नहीं जानता था
कि मैरी जिंदा है या मर चुकी है। अब उन्हीं के घर में शरण लिए हुए हैं वे सब। जस्टिन के पास मैरी की लॉकेट थी जो वह किचन की टेबल पर रख देता है। इसके बाद वे सब मिलकर आउट हाउस में रात बिताने चले जाते हैं। जब से ये लोग शरण लेने आए थे, एमा को इन लोगों का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा। उसे शुरू से ही कुछ गड़बड़ लगी थी। वह जॉन से कहती है, कुछ तो गलत है इन लोगों के साथ। इसी बातचीत के दौरान जॉन को अचानक बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। इतनी जोरदार बारिश और तूफान के बीच रात में दरवाजा कौन खटखटाएगा? जॉन और एमा दरवाजा खोलकर देखते हैं कि बाहर कोई नहीं है। वे हैरान हो जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। उन्होंने साफ साफ दरवाजे की आवाज सुनी थी। जब वे पास पड़ोस देखने लगते हैं तो जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। उनकी बेटी मैरी बहुत ही बुरी तरह से घायल हालत में पड़ी हुई थी। मैरी, जो गोली लगने के बावजूद किसी तरह तैरकर नदी से बाहर निकली थी, तूफान और बारिश को पार करके बमुश्किल अपने घर तक पहुंच पाई थी। उसके शरीर में अब जरा भी ताकत नहीं बची थी। जॉन तुरंत दौड़कर मैरी को घर के अंदर ले आता है और उसका इलाज शुरू कर देता है। एमा बहुत डर जाती है और एमा किचन में कुछ ढूंढने जाती है और वहां जाकर वह देखती है कि मैरी का लॉकेट टेबल पर रखा हुआ है। उसी पल एमा समझ जाती है कि जस्टिन, जो कुछ देर पहले किचन में आया था, वही यह लॉकेट छोड़ गया है। और इससे एमा यह भी समझ जाती है कि जो लोग फिलहाल उनके आउट हाउस में रह रहे हैं, वही लोग मैरी की इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। वरना जस्टिन के पास मैरी का लॉकेट कैसे आया? जॉन मैरी का इलाज करता है और उसके शरीर से गोली निकाल देता है। इसके बाद जॉन भी समझ जाता है कि वे बहुत बड़े खतरे में हैं, क्योंकि वही लोग उनके घर के आउट हाउस में हैं जिन्होंने उनकी बेटी के साथ यह किया है। इसलिए वे जल्द से जल्द वहां से भागने का निर्णय लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास अब गाड़ी नहीं है। तब वे सोचते हैं कि स्पीड बोट से भागा जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश जॉन स्पीड बोट की चाबी भी नहीं ढूंढ पाता। एमा किचन से कुछ चाकू इकट्ठा कर लेती है, शायद आत्मरक्षा के काम आ सके। तभी अचानक फ्रांसिस वहां आ जाता है। वह थोड़ी बियर मांगता है क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। एमा उसे देखकर चौंक जाती है, लेकिन ऐसे व्यवहार करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला। वह धीरे से फ्रिज पर लगी मैरी की तस्वीर छुपा देती है ताकि फ्रांसिस को शक न हो। घर के अंदर मैरी लेटी हुई थी, इसलिए एमा फ्रांसिस को मैरी से जितना हो सके उतना छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब फ्रांसिस किचन से बाहर निकलता है, वह मैरी को वहां लेटा हुआ देख लेता है और चौंक जाता है। तभी अचानक पीछे से एमा बियर की बोतल से उसके सिर पर वार कर देती है। सौभाग्य से उसी समय जॉन भी वहां आ जाता है और फ्रांसिस से उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्रांसिस खिड़की से बाहर चिल्लाकर अपने बाकी साथियों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे रोक देता है। जॉन ठीक उसी जगह पर हमला करता है जहां उसने कुछ समय पहले फ्रांसिस का इलाज किया था, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर पहले से घायल जगह पर दोबारा चोट की जाए तो इंसान बहुत कमजोर हो जाता है। फिर जॉन फ्रांसिस को बेसिन के पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है और अंत में जॉन बार बार हथौड़े से फ्रांसिस के सिर पर वार करता है। और एक समय ऐसा आता है जब फ्रांसिस मर जाता है। इस निर्मम हत्या का दृश्य देखकर एमा बहुत डर जाती है। जॉन और एमा, जो पहले यहां से भाग जाने का फैसला कर चुके थे, अब अपना फैसला बदल देते हैं। फ्रांसिस को मारने के बाद उनके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास और जिद पैदा हो जाती है, साथ ही एक गहरी नफरत। वे सोचते हैं जिन्होंने उनकी बेटी के साथ इतना भयानक अपराध किया, उन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। अब या तो वे शैतान जैसे लोग बचेंगे या फिर वे खुद, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के साथ कुछ बुरा होते देख चुप नहीं रह सकते। जॉन और एमा पास में जो भी हथियार मिलता है लेकर गेस्ट हाउस की ओर बढ़ते हैं। वहां क्रूग और सैडी सो रहे थे और जस्टिन हाथ में बंदूक लेकर बैठा था। जस्टिन को देखा जाता है कि वह अपनी बंदूक जॉन के हाथ में दे देता है। वह जॉन से लड़ाई नहीं करना चाहता, क्योंकि जस्टिन शुरू से ही अपने परिवार के इस दरिंदगी के खिलाफ था, लेकिन डर के मारे कुछ कह नहीं सका। अब जब मौका मिला, वह बंदूक जॉन को सौंप देता है। सैडी की अचानक नींद खुल जाती है और उसी पल जॉन उस पर गोली चला देता है। इसके बाद क्रूग के साथ उसकी हाथापाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में क्रूग खिड़की से बाहर गिर जाता है और सैडी खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है।
जॉन दरवाजा तोड़ देता है और सैडी एक लोहे की छड़ लेकर जॉन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एमा अचानक सैडी की आंख में गोली मार देती है और सैडी वहीं मर जाती है। इस घटना से क्रूक इतना डर जाता है कि वह गेस्ट हाउस में वापस नहीं जाता, बल्कि सीधे जॉन के घर में घुस जाता है। वहां चारों तरफ खून फैला हुआ था। क्रूक जब किचन में जाता है तो वहां फ्रांसिस की खून से सनी लाश देखकर वह टूट जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके मन में डर और आतंक भर जाता है। इसके बाद वह वहां फैमिली फोटो देखता है और समझ जाता है कि जॉन और एमा और कोई नहीं बल्कि मैरी के असली मां बाप हैं। मैरी उस वक्त वहां नहीं थी क्योंकि जॉन और एमा ने क्रूक और उसके साथियों पर हमला करने से पहले उसे सुरक्षित रूप से नाव में बैठाकर दूर भेज दिया था। कुछ समय बाद जॉन क्रूक को खोजते हुए अपने घर में लौट आता है और घर के हर कोने में उसे ढूंढने लगता है। उसके इरादे साफ होते हैं। वह उस व्यक्ति को पकड़ना चाहता है जिसने उसकी बेटी के साथ अन्याय किया। जब वह क्रूक को नहीं पाता तो गुस्से में चिल्लाने लगता है, अगर तुझ में हिम्मत है तो सामने आ। मेरी मासूम बेटी के साथ जो किया, अब उसके पिता से मुकाबला कर। देख, एक पिता के सीने में कितना हौसला होता है। क्रूक, जो अपने कुकर्मों से भयभीत था, छुपा हुआ था, लेकिन छिपकर भी जॉन को भड़काने की कोशिश करता रहता है। जॉन उसकी आवाज का पीछा करते हुए अंततः उसे खोज निकालता है, लेकिन तभी क्रूक मौका देखकर उस पर हमला कर देता है। जॉन बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता क्योंकि वह एक पिता है जो अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार का बदला लेना चाहता है। लड़ाई के दौरान चीजें बिखर जाती हैं। उसी बीच जॉन को स्पीड बोट की चाबी मिल जाती है और वह टेबल से वार कर चाबी लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूक उसे फिर से घायल कर देता है और वह बेहोश हो जाता है। उसी समय जस्टिन वहां आता है और अपने पिता की ओर बंदूक तानता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें गोली नहीं होती। क्रूक आश्चर्यचकित रह जाता है कि उसका अपना बेटा उसे मारने की कोशिश कर रहा है। शायद यही नियति का न्याय है। जिसने किसी मासूम की जिंदगी को तबाह किया, आज उसी का बेटा उसके खिलाफ खड़ा हो गया। क्रूक, जो कभी अपने बेटे से प्रेम करता था, अब उसे विश्वासघाती मानता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। वह कहता है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। तू अब जीने के लायक नहीं। ठीक उसी समय एमा वहां पहुंचती है और जस्टिन को बचा लेती है। इसी दौरान जॉन को होश आता है और वह दोबारा क्रूक पर हमला करता है। एमा और जॉन मिलकर क्रूक को बेहोश कर देते हैं। इस तरह उस भयावह रात का अंत होता है, लेकिन बदला अभी बाकी था। सुबह होते ही एमा, जॉन, मैरी और जस्टिन स्पीड बोट से वहां से निकल जाते हैं, लेकिन देखा जाता है कि उन्हें एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर जॉन फिर से उस घर में लौट आता है। वापस आकर वह क्रूक के शरीर के हर अंग को तोड़ देता है, सिर्फ उसका सिर छोड़कर। अब क्रूक अपने शरीर का कोई भी हिस्सा हिला नहीं सकता। इसके बाद जॉन उसके सामने एक माइक्रोवेव लाता है और उसमें सावधानी से क्रूक का सिर रख देता है। माइक्रोवेव चालू कर देते हुए जॉन कहता है, अब तू ठीक रहेगा, और वहां से चला जाता है। क्रूक दर्द से चीखता है। उसका चेहरा धीरे धीरे जलता है, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। कुछ देर बाद माइक्रोवेव की भयंकर गर्मी में उसका सिर फट जाता है और हर तरफ फैल जाता है। जॉन जैसे अपने अंदर से कहता है, मेरी मासूम बेटी भी उस दिन ठीक इसी तरह मदद के लिए चिल्लाई थी। आज मैंने उसका बदला ले लिया क्योंकि मैं उसका पिता हूं। क्रूक को उसका अंजाम बहुत भयानक तरीके से मिलता है और उसकी मौत हो जाती है। दुनिया भर में हर साल, हर महीने, हर दिन कई लड़कियां भयानक अपराधों का शिकार होती हैं। कभी कानून की कमजोरी, कभी सबूत की कमी, तो कभी अन्य कारणों से अपराधी बच निकलते हैं। लेकिन अगर सबके अंदर जॉन और एमा जैसा साहस होता तो शायद इंसाफ और न्याय की तस्वीर कुछ और होती। किसी लड़की को आप प्यार कर सकते हैं, उसका सम्मान कर सकते हैं या व्यवहार के कारण नापसंद भी कर सकते हैं, लेकिन किसी लड़की को मारना या उसके साथ बलात्कार करना कभी भी इंसानियत का हिस्सा नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा करते हैं या ऐसा सोचते हैं, वे समाज के लिए कैंसर हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो, बस एक लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।